क्या आपको याद है कि रोहित शर्मा ने इंडियन टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत कब की थी? मोस्ट ऑफ द लोग यही कहने वाले हैं कि भाई 2013 में रोहित शर्मा ने ओपनिंग का भार संभाला था। लेकिन एक्चुअली में रोहित शर्मा को पहली बार ओपनिंग का मौका 2009 के T20 वर्ल्ड कप में मिला था। तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मयंक और स्वागत है आपका स्पेशल सीरीज में जहां हम इंडिया के अलग अलग T20 वर्ल्ड कप कैंपेन्स के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। इस सीरीज के पहले एपिसोड में हमने 2007 T20 वर्ल्ड कप कैंपेन की चर्चा की थी, जहां पर एक युवा भारतीय टीम ने 2007 में साउथ अफ्रीका में जाकर झंडा लहराया था और T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। अब आते हैं 2009 के T20 वर्ल्ड कप पे, जो कि इंग्लैंड में खेला गया था। अब ये टूर्नामेंट बहुत ही अजीब था, अजीब इन द सेंस बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल था और बहुत सारी चीजें इस टूर्नामेंट में ऐसी हुई थी जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। सबसे पहली बड़ी चीज जो इस टूर्नामेंट में हुई थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले ही ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई। ऑस्ट्रेलिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम सुपर 8 तक भी नहीं पहुंचती है इस टूर्नामेंट में। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये टूर्नामेंट किस तरीके का रहा था। तो भाई साहब, इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार था ना कि 4 ग्रुप्स थे, 12 टीम्स थी, हर ग्रुप में 3 टीम्स अलॉट हुई थी और इंडिया को बाकी टीम्स के कंपैरिजन में काफी आसान ग्रुप मिला हुआ था, क्योंकि इंडिया के ग्रुप में इंडिया के अलावा जो बाकी 2 टीम्स थी वो थे आयरलैंड और बांग्लादेश। इन दोनों टीम से तो भारतीय टीम आसानी से अपना मुकाबला जीत गई। पहला मुकाबला जो है बांग्लादेश के खिलाफ हुआ था, जहां पर ओपनिंग पार्टनरशिप गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की चमकी। पहला जो विकेट गिरा वो 59 रन पे गिरा, यानी ओपनिंग पार्टनरशिप 59 रन की। गौतम गंभीर ने उस मुकाबले में हाफ सेंचुरी बनाई, वहीं रोहित शर्मा ने 23 गेंदों में 36 रन बनाए और वो मुकाबला भारतीय टीम बड़ी आसानी से जीत भी गई। इंडिया ने वो मुकाबला 25 रनों से अपने नाम किया और उसके बाद जो दूसरा मुकाबला था ग्रुप स्टेज का, वो था आयरलैंड के खिलाफ। वहां रोहित शर्मा ने हाफ सेंचुरी बनाई और वहां पर भी ओपनिंग पार्टनरशिप काफी अच्छी 77 रन की रही। तो ऐसा लग रहा था कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच की जो जोड़ी है ये काफी कारगर साबित हो रही है। लेकिन उसके बाद जब सुपर 8 में इंडिया को ग्रुप ऑफ डेथ में ड्रॉ किया गया, अब आप सोच रहे हो कि भाई ग्रुप ऑफ डेथ क्या है। ग्रुप ऑफ डेथ कुछ ऐसा कि भैया उनके ग्रुप में थे वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, तीनों बहुत ही शानदार टीम्स। अब वहां पर इंडिया के लिए होने वाली थी मुश्किलें खड़ी, क्योंकि भाई साहब आपको सुपर 8 में 3 बड़ी टीम से भिड़ना है। वही अगर दूसरे सुपर 8 की जो ग्रुप थी उसके मैं बात करूं तो वहां पर श्रीलंका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और आयरलैंड थे। तो इंडिया ग्रुप ऑफ डेथ में ड्रॉ हो गई थी, जहां पर आपके अलावा बाकी 3 टीम्स भी पूरी तरह से मतलब तैयार, बड़ी बड़ी दिग्गज टीम है। अब सुपर 8 में उनका पहला मुकाबला हुआ वेस्ट इंडीज के खिलाफ। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ने बोर्ड पर 153 रन खड़े किए 20 ओवर में। उस मुकाबले में ओपनिंग पेयर नहीं चला, लेकिन वहां युवराज सिंह ने 43 गेंदों में 67 रन बनाए, 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से, और इंडियन टीम को 150 के पार पहुंचाया। 20 ओवर में इंडियन टीम 153 पर पहुंची। अब वेस्ट इंडीज के लिए टारगेट था 154 रन का और उनका पहला विकेट जो है वो आंद्रे फ्लेचर के रूप में आया, जो 0 रन पर आउट हो गए बिना खाता खोले ही। लेकिन लेंडल सिमंस और ड्वेन ब्रावो के बीच में जो पार्टनरशिप हुई, लेंडल सिमंस ने 44 रन बनाए 37 गेंदों में और ड्वेन ब्रावो ने 36 गेंदों में 66 रन बनाए। और इन दोनों की पारी के चलते वेस्ट इंडीज ये मुकाबला 19वें ओवर में ही खत्म कर गई और 7 विकेट से ये मुकाबला वेस्ट इंडीज जीत गई और भारत को इस टूर्नामेंट में उनकी पहली हार मिली। अब भारत के लिए बाकी दोनों मैचेस जीतने बहुत ज्यादा जरूरी थे अगर उन्हें सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करना था। तो अगला मैच उनका हुआ इंग्लैंड के साथ। अब इंग्लैंड को भाई साहब लेना था 2007 T20 वर्ल्ड कप का बदला, जहां सुपर 8 में इंडिया की टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 218 रन बनाए थे। आपको याद ही होगा युवराज सिंह के 6 छक्के, मैंने पिछले एपिसोड में भी जिक्र किया था भाई साहब। तो उन्हें लेना था बदला और ये तो होम ग्राउंड था और मुकाबला भी कहां,
मैकॉस क्रिकेट लॉर्ड्स के मैदान में इंग्लैंड और इंडिया की टीम T20 क्रिकेट में भिड़ी और पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवर में 153 रन बोर्ड पर जड़ दिए। केविन पीटरसन ने 27 गेंदों में 46 रन की पारी खेली और टीम को एक स्टेबल स्कोर पर लाकर खड़ा किया। तो भाई अब इंडिया के लिए 154 रनों का टारगेट था। अब आपको खुद को बिलीव नहीं होगा कि इंडिया ये मुकाबला सिर्फ 3 रन से हार गई। सिर्फ 3 रन से मुकाबला इंडियन टीम हार गई। वहां पर पूरी तरह से अगर गलती में मानूं तो पूरी तरह से जो बैटिंग स्पीड है वो बहुत कम रही थी। खास करके अगर आप रविंद्र जडेजा की पारी उस इनिंग्स में देखोगे, रविंद्र जडेजा जो आज की डेट के बेस्ट ऑलराउंडर है, उस मैच में भारत के लिए विलेन बन गए थे। 35 गेंदों में 25 रन एक T20 मुकाबले में। किसी ने सोचा भी नहीं था कि भाई उस टाइम रविंद्र जडेजा जिस तरह की क्रिकेट खेलते थे, उस समय लोगों को लगता था कि भाई ये तो आगे कुछ कर ही नहीं पाएगा। लेकिन आज आप रविंद्र जडेजा का जहां नाम सुनते हो आपको लगता है भाई अगर इस विश्व क्रिकेट में सबसे बड़ा कोई ऑलराउंडर है तो वहां रविंद्र जडेजा का नाम जरूर शामिल होगा। लेकिन उस मैच में रविंद्र जडेजा टीम के लिए विलेन थे। युवराज सिंह का बल्ला भी ज्यादा नहीं चला, 9 गेंदों में 17 रन बनाकर वो भी ग्रेम स्वान की डिलीवरी पर स्टंप हो गए। हालांकि MS धोनी और यूसुफ पठान ने पारी संभाल रखी थी। MS धोनी ने 20 गेंदों में 30 रन बनाए तो वहीं यूसुफ पठान ने 17 गेंदों में 33 रन बनाए। ऐसा लग रहा था कि दोनों मैच लेकर जाएंगे, लेकिन यार सिर्फ 3 रन से मुकाबला भारतीय टीम हार गई। अब भाई एक बात तो कंफर्म थी कि भारतीय टीम यहां से सुपर 8 के लिए नहीं क्वालिफाई कर पाएगी और एक ही मैच उनका बाकी था साउथ अफ्रीका से। तो भैया इज्जत के लिए ही सही, लेकिन था कि क्या पता जीत जाए। वहां पर साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 130 रन जड़ दिए। अब टारगेट आसान था अगर देखा जाए तो, उस समय के हिसाब से भी देखा जाए तो 20 ओवर में 131 रन बन सकते थे। हालांकि साउथ अफ्रीका की तरफ से AB डिविलियर्स ने शानदार 63 रन की पारी खेली थी, 7 चौके जड़े थे अपनी पारी में। लेकिन उनके अलावा पूरी की पूरी साउथ अफ्रीका की पारी बिल्कुल थमी सी थी, बहुत ही धीरे चल रही थी। लेकिन फिर भी 130 रन बोर्ड पर लग गए थे। अब इंडिया को 131 रन बनाने थे जीत के लिए, लेकिन इंडिया की टीम सिर्फ 20 ओवर में 118 रन बना पाई और सुपर 8 का तीसरा और आखिरी मुकाबला भी वो हार गए। तो बहुत ही शर्मनाक एग्जिट रहा था टीम इंडिया का 2009 के T20 वर्ल्ड कप से, जहां लीग स्टेज में तो आपने दोनों मैचेस जीते, सुपर 8 के लिए आप क्वालिफाई कर गए, लेकिन सुपर 8 में एक भी मुकाबला आप नहीं जीत पाए अपने ग्रुप में। तो ये एक बहुत बड़ा झटका लगा था भारतीय टीम को। इसमें बहुत सारी वजहें बताई जा रही थी कि एक बड़ी वजह ये बताई जा रही थी कि इसकी बहुत ही बड़ी वजह IPL है, क्योंकि IPL के जस्ट बाद ये टूर्नामेंट शुरू हो गया था और उसका नतीजा ये निकला कि सारे प्लेयर्स कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड थे, थके हुए थे और उसकी वजह से कहीं ना कहीं टीम बहुत ज्यादा सफर करी। हालांकि 2009 में IPL जो है वो डेक्कन चार्जर्स ने जीता था और डेक्कन चार्जर्स के कैप्टन उस टाइम एडम गिलक्रिस्ट थे और एडम गिलक्रिस्ट भी शायद काफी एग्जॉस्टेड थे और 2009 में इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की टीम भी सोचिए सुपर 8 तक भी नहीं पहुंची, लीग स्टेज से बाहर हो गई। उनके ग्रुप में श्रीलंका और वेस्ट इंडीज थे और उन दोनों टीम्स ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। हालांकि 2009 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो आखिरकार पाकिस्तान ने जीता, जो 2007 में सिर्फ एक मैच से चूक गए थे, लेकिन इस बार फाइनल में उन्होंने साक्षात श्रीलंका को हराया और T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। तो भाई ये थी 2009 की T20 वर्ल्ड कप की दास्तान। छोटी दास्तान थी क्योंकि इंडियन टीम ने काफी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दिया था और सुपर 8 में आप सोचिए एक भी मैच नहीं जीत पाए थे, वो 3 में से एक भी मैच नहीं जीत पाए थे। तो ये काफी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी, लेकिन फिर भी कुछ पॉजिटिव जो लेके निकले, कुछ यंग प्लेयर्स हमें मिले। रोहित शर्मा जिन्होंने 2007 T20 वर्ल्ड कप में अपना जलवा दिखा दिया था, उन्होंने 2009 में बतौर ओपनर अच्छा प्रदर्शन किया और कहीं ना कहीं एक नींव रखी कि हाँ भाई आगे जाके ये खिलाड़ी एक बड़ा खिलाड़ी बनने वाला है। लेकिन 2009 का T20 वर्ल्ड कप के कैंपेन की अगर बात करूं तो सबसे खराब कैंपेन मैं मानूंगा टीम इंडिया के लिए। तो ये थी 2009 के T20 वर्ल्ड कप की दास्तां। अब इस सीरीज में अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे 2010
में किस तरह से भारत का परफॉर्मेंस रहा था T20 वर्ल्ड कप में, और क्या था वो मंजर, किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा था। हालांकि 2010 में भी ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर पाई थी भारतीय टीम, लेकिन फिर भी भाई इस सीरीज़ में मज़ा आएगा। T20 वर्ल्ड कप इतने सारे हो चुके हैं अलग अलग कैंपेन्स में, इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया है इस पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो भाई साहब इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर देना, एंड हाँ, सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टूडियो अड्डा। हम आपके लिए हर वीक या हर दिन जब भी हमें समय मिलेगा हम आपके लिए एक नई अपडेट, एक नई स्टोरी लेकर ज़रूर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाय बाय।